Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. जब मैं टेस्ला में काम कर रहा था तो मुझे एन वर्ड से संबोधित किया जाता, मुझ पर नस्ल भेदी टिप्पणी की जाती। सिर्फ मेरे कलीग्स ही नहीं बल्कि मेरे मैनेजर, सुपरवाइज़र भी ऐसी ही गालियों का इस्तेमाल किया करते थे। मेरे साथ हुए व्यवहार की शिकायत मैंने अपने मैनेजर और एचआर से की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब मैंने दूसरा तरीका अपनाया। टेस्ला में आपके पास एलॉन मस्क के ईमेल एड्रेस का सीधा एक्सेस होता है, तो मैंने सीधे एलॉन मस्क को चिट्ठी लिखी, अपने साथ जो हुआ था सब बताया, पर एलॉन ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। मजबूरन मुझे टेस्ला से नौकरी छोड़नी ही पड़ी। टेस्ला और एलॉन मस्क, वो दो शब्द जो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में चमकते सितारे थे। इनकी साख पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ जब मार्कस मान नाम की एक टेस्ला एम्प्लॉय ने अपनी आप बीती बयान की। टेस्ला के वर्क कल्चर में पड़ी नस्लभेद की सड़ांत दुनिया के सामने आ गई। आलोचकों ने मार्कस को एक दुखी और असंतुष्ट एम्प्लॉय बताकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन ये आरोप लगाने वाले वो अकेले नहीं हैं। ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बीते दिनों एक और नाम जुड़ा, ओवेन डियाज का। डियाज ने टेस्ला पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, मुकदमा ठोका और अदालत से 26 करोड़ रुपए का हर्जाना भी जीता। तो आज हम जानेंगे ओवेन डियाज पर टेस्ला में क्या बीती और खरबों कमाने वाली टेस्ला ने किस तरह हर्जाना देने में कोताही बरती। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का बुलेटिन दुनियादारी। एलॉन मस्क की कंपनी में ओवेन डियाज के साथ हुए भेदभाव की कहानी सुनाएं, उससे पहले एक इवेंट का जिक्र करना हमें ज़रूरी लगा, क्योंकि उस इवेंट में जो बातें हुई वो हमारी नस्ल भेद पर समझ और मजबूत करती हैं। इस इवेंट में ऐसे लोगों ने अपनी बात रखी जो खुद कभी नस्ल भेद का शिकार हुए थे। 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग ने अपना सबसे मशहूर भाषण दिया था, आई हैव अ ड्रीम। इसी स्पीच की 57वीं बरसी साल 2020 में पड़ी। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद उन दिनों अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चरम पर था। इसी माहौल में एक इवेंट रखा गया जिसमें अमेरिका के 3 बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ताओं मैल्कम एक्स, क्वामे एनक्रुमा और मार्टिन लूथर किंग की बेटियों ने नस्ल भेद पर अपने विचार रखे। मैल्कम एक्स की बेटी इलियासा शाहबाज, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा, हमें बचपन से सिखाया गया था कि अफ्रीका के लोग जंगली होते हैं। हमें ये नहीं बताया गया था कि हम वहाँ से आते हैं। ये भी नहीं समझाया गया कितनी इमारतें और पिरामिड बनाने वाले अफ्रीकी और काली चमड़ी वाले लोग ही थे। हमें कभी भी अपने इतिहास से अवगत नहीं कराया गया। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद लोग समझ रहे हैं कि मेरे पिता मैल्कम एक्स क्या बात करते थे। वो एकजुट होकर साथ रहने की बात करते थे। फिर माइक मिला मार्टिन लूथर किंग की बेटी डॉक्टर बर्निस किंग को। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि कोई बिना वजह कैसे मेरे पिता की जान ले सकता है, जबकि वो दुनिया को सबके लिए एक अच्छी जगह बनाना चाहते थे। इस बात ने मेरे जहन में गहरा प्रभाव डाला। मैं एक वक्त नफरत के रास्ते पर निकल चुकी थी। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि किस तरह से वाइट सुप्रीमेसी से हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। क्वामे एनक्रुमा की बेटी सामिया एनक्रुमा ने कहा, अमेरिका में अफ्रीकियों को अपने अधिकारों के लिए और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना होगा। हमारे पूर्वजों ने हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, अब बारी हमारी है। हमें सभी के समर्थन के साथ अपने अधिकारों को हासिल करना है। ये बातें अगर आपको किताबी सी लगती हों तो आपको ओवेन डियाज की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। आप समझ जाएंगे कि क्यों विकास और उत्थान के सारे हवाई दावों के बावजूद शोषण जारी है। ये कहानी है चमचमाती गाड़ियां बनाने वाली, ग्रीन एनर्जी पर लंबे चौड़े दावे करने वाली एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला में पसरे नस्लभेद की। 3 जून साल 2015 की बात है। 53 साल के ओवेन डियाज कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में बनी टेस्ला की फैक्ट्री में काम करने आए। उनके बड़े ख्वाब थे, ख्वाब कि वो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या के खात्मे में अपना हिस्सा अदा कर सकें। टेस्ला बिजली से चलने वाली कार बनाती है जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। एलॉन मस्क भी अपनी कंपनी को लेकर इसी बात का जिक्र बार बार करते हैं। डियाज ने बतौर लिफ्ट ऑपरेटर यहाँ काम करना शुरू किया। पहले दिन सब सही रहा, लेकिन दूसरे दिन कंपनी में काम करने वाले उनके सहकर्मी जूडी टिम्बर्जा ने उन पर एक नस्ल भेदी टिप्पणी की।
टिम्बर्जा ने डियाज को स्पेनिश में एन वर्ड और पोच मंकी कहकर बुलाया। जब डियाज इसकी शिकायत लेकर कंपनी के दूसरे सहकर्मी के पास पहुंचे तो 8 से 10 कंपनी के लोगों ने मिलकर उन पर वही टिप्पणी की, वो भी खुल्लम खुल्ला अंग्रेजी में। कुछ दिनों में भद्दी टिप्पणी करने वालों की संख्या और बढ़ती चली गई। परेशान डियाज ने अपनी पहली शिकायत दर्ज कराई, तब उन्हें काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे। नए एम्प्लॉय की शिकायत पर टेस्ला ने कोई कार्रवाई नहीं की। डियाज भी क्या करते, उन्होंने अपना काम जारी रखा। डियाज बताते हैं कि टेस्ला के एक सुपरवाइजर ने उन्हें अफ्रीका वापस लौट जाने की ताकीद की। वो कहते हैं कि कंपनी के बाथरूम में भी कई तरह के नस्लीय साइन बने होते थे। इस उत्पीड़न ने डियाज का जीवन मुश्किल बना दिया था। डियाज के बेटे भी टेस्ला के फ्रेमोंट प्लांट में ही काम करते थे। उनकी तैनाती फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में थी। डियाज को लगता था कि बिल्डिंग के उस हिस्से में नस्लीय भेदभाव नहीं होता होगा, इसलिए वो ये सब बातें अपने बेटे से भी नहीं बताते थे। एक दिन डियाज अपने बेटे को खाने के वक्त टिफिन बॉक्स देने बिल्डिंग के उस हिस्से में गए। डियाज जैसे अंदर पहुंचे तो उनके बेटे के सुपरवाइजर ने उन पर नस्ल भेदी टिप्पणी की। डियाज को ये देखकर बुरा लगा, लेकिन वो बेबस थे, कुछ नहीं कर पाए। बेटे ने इसकी शिकायत की, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। वापस डियाज की आपबीती पर लौटते हैं। उनका एक सुपरवाइज़र उन्हें कई बार बॉय कहकर बुलाता था। जब अमेरिका में गुलामी प्रचलन में थी, तब स्लेव मास्टर्स अपने गुलामों को बॉय कहकर ही बुलाते थे, जो गुलामों को यह एहसास दिलाता था कि वो उनके मालिक की जागीर हैं, वो आज़ाद इंसान नहीं हैं। अक्टूबर 2015 की ये बात है। कंपनी में नई हायरिंग हुई। रोथस फोस्टर नाम के व्यक्ति ने टेस्ला ज्वाइन की। फोस्टर और डियाज दोनों लिफ्ट में बात कर रहे थे। इनकी बातचीत की आवाज़ डियाज के सुपरवाइजर मार्टिनेज के कान तक पहुंची। उसने फौरन मुड़कर देखा तो डियाज के साथ नया व्यक्ति लिफ्ट में जाता दिखा। मार्टिनेज दौड़कर लिफ्ट की तरफ भागा और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लिफ्ट शुरू हुई। मार्टिनेज चिल्लाकर डियाज पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने लगा। वो गुस्से में अपनी हथेली डियाज के चेहरे के पास ले जा रहा था, लेकिन डियाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस पीछे होते रहे। जब वो रुका नहीं तो डियाज ने लिफ्ट के सर्विलांस कैमरा सिस्टम को शुरू होने का इशारा किया। कैमरा शुरू होते ही मार्टिनेज शांत हो गया। डियाज ने घटना टेस्ला के आला अधिकारी से जाकर बताई। एक बार फिर उन्होंने उसकी कोई सुध नहीं ली। फिर मामले में HR डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ। उसने भी मामले को हल्का बताकर टाल दिया। ना ही किसी ने लिफ्ट में मौजूद तीसरे व्यक्ति रोथस फोस्टर की गवाही ली, ना ही लिफ्ट में मौजूद सर्विलांस कैमरे की फुटेज जांची गई। इसे जानबूझकर इग्नोर किया जाने लगा। अब डियाज का मनोबल कमजोर पड़ रहा था। हर दिन उसे निराशा हाथ लगती। उन्होंने जिन सपनों के साथ टेस्ला में काम करना शुरू किया था, वो सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। डियाज का सुपरवाइजर उन्हें चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। साल 2016 में मार्टिनेज ने एक नस्लभेदी पुतला बनाकर लिफ्ट में डियाज के लिए टांग दिया। डियाज ने इसकी शिकायत लिखित रूप में करवाई। डिपार्टमेंट के मैनेजर ने मार्टिनेज को कंपनी से निकालने की सिफारिश आला अधिकारियों से की, लेकिन उनकी ये अर्जी रद्द कर दी गई। हालांकि मार्टिनेज को 3 दिन के लिए सस्पेंड जरूर किया गया और उसे आगे ऐसा ना करने की कड़ी वार्निंग दी गई। डियाज का मार्टिनेज से पीछा छूटा, लेकिन जो दूसरा सुपरवाइजर आया वो भी नस्ल भेदी ही निकला। उसका नाम था हटाडो। जब हटाडो की टिप्पणियां बढ़ गईं तो डियाज ने एक बार फिर शिकायत कर दी, लेकिन इस बार सब दाव उल्टा पड़ गया। कंपनी ने डियाज की बात सुनने से इनकार कर दिया। उन पर अनप्रोफेशनल होने का इल्ज़ाम लगा। बाद डियाज की बर्खास्तगी तक आ गई। परेशान होकर डियाज ने कुछ दिन की छुट्टी ली और फिर कभी काम पर नहीं लौटे। घर लौटने के बाद डियाज ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने का फैसला लिया। साल 2017 में उन्होंने केस फाइल किया। 4 साल तक ये केस चला। इन सुनवाइयों में टेस्ला सभी आरोपों से अपना पल्ला झाड़ती रही। फिर साल 2021 में इस मामले में सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि टेस्ला को $137 मिलियन माने करीब 1100 करोड़ रुपए का हर्जाना डियाज को देना होगा। टेस्ला ने फैसले के खिलाफ अर्जी लगाई। केस दूसरी कोर्ट में शिफ्ट हो गया। अप्रैल 2022 में अमेरिकी जज विलियम ऑरिक ने पिछली अदालत के फैसले को कायम रखा, लेकिन हर्जाने की रकम को कम करके $15 मिलियन माने तकरीबन 120 करोड़ रुपए कर दिया। टेस्ला अभी भी इस हर्जाने से खुश नहीं था। उसने हर्जाने को कम करने की मांग की। कंपनी ने कहा कि हम डियाज को लगभग 5 करोड़ रुपए का हर्जाना दे सकते हैं, लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। केस आगे बढ़ा, सुनवाइयां हुई और 3 अप्रैल 2023 को इस केस में एक और फैसला आया। सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने हर्जाने की रकम कम करके $3.2 मिलियन माने करीब 26 करोड़ रुपए कर दी। डियाज के वकील ने फैसला सुनाने से पहले जजों से अनुरोध किया कि हर्जाने की रकम बढ़ाकर लगभग 1300 करोड़ रुपए करना चाहिए, ताकि टेस्ला जैसी कंपनी को सीख मिल सके और आगे से इस तरह के भेदभाव बंद हो सकें। टेस्ला का कहना है कि वो कंपनी में किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं।
कंपनी के वकील ने फैसले के बाद कहा, बस रकम के नंबर्स बदलते जा रहे हैं जैसे कोई गेम शो चल रहा हो। कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने जो कहा वो भी जान लेते हैं। मस्क ने ट्वीट किया, इसमें लिखा है, अगर हमें नए सबूत पेश करने की इजाज़त दी गई होती तो फैसला कुछ और होता। जूरी ने अपने पास मौजूद जानकारी के हिसाब से ठीक किया है जो वो कर सकते थे। मैं फैसले का सम्मान करता हूँ। मस्क फैसले के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला में कुछ बदल रहा है ये कहने का पर्याप्त आधार आज तक तैयार नहीं हुआ है। हमने अब तक 2 नामों का जिक्र किया, मार्कस वान और ओवेन डियाज। आइए अब कुछ और नामों और घटनाओं पर गौर करते हैं। दिसंबर 2021 में 6 महिलाओं ने कंपनी में यौन दुर्व्यवहार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। साल 2022 में कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग यानी DFEH के निदेशक केविन किश ने बयान जारी कर कहा कि एजेंसी को इस बात के सबूत मिले हैं कि टेस्ला की फ्रेमॉन्ट फैक्ट्री काले कर्मचारियों से भेदभाव करती है। केविन ने आगे ये भी कहा कि फ्रेमॉन्ट फैक्ट्री में काले कर्मचारियों को अपमानजनक बातें कही जाती हैं, उन्हें दिए जाने वाले काम, पद, वेतन और तरक्की में भेदभाव किया जाता है। फैक्ट्री के ब्लैक वर्कर्स ने DFEH को जो शिकायत दी उसमें भी इन बातों का जिक्र है। शिकायत में कहा गया कि फैक्ट्री में काम करने वाले ब्लैक वर्कर्स के साथ उनके मैनेजर और बाकी सहकर्मी नस्लभेदी मजाक और अपमानजनक बातें कहते हैं। शिकायत में कहा गया कि कैलिफोर्निया वाली फैक्ट्री में गोरे कर्मचारी काले कर्मचारियों पर फप्तियां कसते हैं और फिर उनसे तू मैमे और हाथापाई की जाती है। जब बात आगे जाती है तो ब्लैक वर्कर्स के खिलाफ ये एक्शन लिया जाता है। गोरे कर्मचारियों को अक्सर प्लांट में सुविधाजनक व्यवहार मिलता है। फैक्ट्री में टॉयलेट से लेकर दूसरी कई जगहों पर नाज़ी साइन, KKK, गो बैक टू अफ्रीका जैसे संदेश लिखे मिलते हैं। यहाँ KKK का मतलब कू क्लूक्स क्लैन से है, जो गोरे वर्चस्ववादियों का एक संगठन है। तो ये सच्चाई है एलॉन मस्क के टेस्ला की। ये कहानी हमें बताती कि ग्रीन फ्यूचर की बात भर कर लेने से कोई इंसान या कोई संस्थान प्रोग्रेसिव नहीं हो जाता। शोषण करने वालों के हाथ मजबूत हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि एक नज़ीर पैदा हो। अदालत के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शो के अंत में हम 2 राइडर्स लगाना चाहते हैं जिन पर हमारे दर्शक ज़रूर गौर करें। पहला तो एन वर्ड के संबंध में। हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक इस संदर्भ को ना समझे हों, क्योंकि काला अमेरिकी समुदाय इसे एक गाली की तरह लेता है। हमने भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप इतना समझ सकते हैं कि काले समुदाय के बारे में वाइट सुप्रीमिस्ट जो कुछ भी सोचते हैं उसका निचोड़ एन वर्ड में है। दूसरा राइडर काले लोगों को लेकर है। आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लगा होगा। हमारे यहाँ श्वेत शब्द का चलन है जो ये बताता है कि कौन से रंग की बात नहीं हो रही है। जिसकी बात हो रही है उसका जिक्र नहीं आता। अमेरिका में ब्लैक्स का रंग उनकी साझा पहचान के साथ साथ उनकी संस्कृति और उनके इतिहास का रूपक भी है। एक पूरा आंदोलन भी चला था, ब्लैक इज़ ब्यूटिफुल। तो आप भी ब्लैक्स को काले लोग कहकर बुलाइए और ये सनद रखिए कि काला अटपटा नहीं, सुंदर है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।